नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर अब आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं हरीश साल्वे जी से। वकालत के कारण वो और अरुण जेटली दोनों दोस्त हैं। साल्वे साहब, आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही है कि वो वकालत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज उन्होंने सियासत बड़ी अच्छी की है, क्योंकि ये बजट जो है बेसिकली पॉलिटिकल बजट है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्टैंडर्ड एपिथेट्स हो गए हैं, ये इससे थोड़ा हट के देखना चाहिए। इस बार जो पूरा फॉर्मेट हो गया है वो काफी कुछ चेंज हुआ है और ये बजट काफी हद तक वर्क इन प्रोग्रेस है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें इस साल का, वो बहुत पहले के इकोनॉमिक सर्वे से बड़े हट के बना है इस बार, और सरकार की काफी जो आने वाली नीतियां हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में है। उसमें सबसे बड़ा रिकॉग्निशन ये है कि शॉर्ट टर्म में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का ड्राइवर नहीं बन पाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिस्कल स्पेस बहुत टाइट थी। सबसे बड़ी जो रिलीफ दी है उन्होंने टैक्स पेयर को कि रेट बढ़ाई नहीं है। रेट ना बढ़ाना इतने टाइट फिस्कल स्पेस में और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रोथ बनाना, ये ही बड़ा एक बहुत स्किलफुल काम है। तो ये इस किस्म के जो एपिथेट्स हैं ये समझ में नहीं आते। अच्छा, दूसरा जो फोकस है इसका पॉपुलिज्म से अलग हट के है। अब देखिए, एक सिंबॉलिक चीज है, वेल्थ टैक्स हटा दिया इन्होंने और एक सरचार्ज लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब लोग तो कहेंगे कि अमीरों को फायदा किया है, वो जिस किस्म का वो जो अपना क्रिटिसिज्म होता है, पर ये दिख रहा है कि ये पॉपुलिज्म से हट रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। पहले तो उनको एग्जेम्पशंस दो, फिर उन पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाओ, उससे जो डिस्टॉर्शंस हो रहा था उससे तो बेहतर ये है कि एक तो 25% कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट लगाया है, इंडिया को टैक्स हेवन बना दिया है सबको, यही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। बाहर के देशों में 35%, 40%, 50% टैक्स, उससे तो आप मेक इन इंडिया है, आप इंडिया में आके बनाइए और जो प्रॉफिट है उस पर 25% टैक्स दीजिए, तो इसी में बहुत सेविंग हो जाएगी लोगों की और ट्रांसपेरेंट रेजिम हो जाएगा। ये एग्जेम्पशन बाजी हट जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो डिस्क्रेशन का एरिया है हर चीज में डिसअलाउ करना और झगड़ा करना, वो हट जाएगा। सीधा जो इनकम है उस पर 25% टैक्स दो, खत्म करो। तो ये सब जो शिफ्ट्स आए हैं ये पॉपुलिज्म से हट के आए हैं। दूसरा, एक सोशल डोल्स के बदले सोशल सिक्योरिटी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है, स्मॉल मेजर में आया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट मुझे लगता है। ये एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, बाकी सब देशों में है। अपने देश में भी जब इकोनॉमी थोड़ी रेजिलिएंट हो जाएगी तो एक कंपलसरी पेंशन प्लान भी लग जाएगा, जैसे कुछ देशों में लगता है कि हर इंसान की फोर्स्ड सेविंग हो जाएगी, वो फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके बेसिस पे एक सेविंग भी हो जाएगी। कि सोशल सिक्योरिटी या पेंशन जैसी चीज, या बिल्कुल जो छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको कहीं से भी फॉर्मल फंडिंग नहीं मिलती, उनके लिए भी इसमें बंदोबस्त किया गया है। ये नए थॉट्स हैं। पिछले महीनों में आपसे जब बातें होती रही मेरी, तो उसमें आपने तीसरी बात मैं आपको बताऊं, पहली बार एक लास्ट चीज कहना चाह रहा था मैं, एक लास्ट चीज मैं कहूं, पहली बार एक बजट स्पीच में एक फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा है कि मैं कमर्शियल कोर्ट्स बनाऊंगा इंडिया में। मैं आपके चैनल पे और दूसरे चैनल में इतने सालों से कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम बाउंड फ्रेम में होगा। दो कानूनों का उन्होंने उल्लेख किया। एक तो वो पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट, ये इनफैक्ट पिछली सरकार में भी इसका ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ था, इन्होंने शायद उसको आगे बढ़ाया होगा, उसका ड्राफ्ट अभी आया नहीं है। और दूसरा एक सेंटेंस मैंने पढ़ा इनके बजट स्पीच में कि कमर्शियल कोर्ट जो 200 आई थिंक 235 लॉ कमीशन रिपोर्ट में था, वो बनाएंगे हर इंपॉर्टेंट एरिया में। मुझे पता है इससे कितना फर्क पड़ने वाला है जी, वो प्लस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को एक सैंक्टिटी देना और ये करना, ये इससे इन्वेस्टमेंट आप इनवाइट करोगे। बिल्कुल, मैं यही आपसे समझना चाह रहा था कि बात यह थी कि पॉलिसी मेस को क्लियर करें, रेगुलेटर की जो क्लैरिटी होनी चाहिए, रेगुलेटरी क्लैरिटी वो लेके आए, और टैक्स के जो पुराने तरीके थे जिसमें हम लोग हमेशा बात करते रहे, टैक्स टेरर की या रिग्रेसिव टैक्सेशन रेजिम की, उन सबको दूर करें। वो क्या इस बजट के बाद वो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। आप कह रहे हैं जी, वर्क इन प्रोग्रेस है। उन्होंने अनाउंस किया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन,
टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट आई है, स्टडी हो रही है उस पर, तो उस पर अलग ही डिसीजन आएंगे। जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अभी इस बजट को देख करके जो इन्वेस्टर इंतजार कर रहा था कि मुझे एक फाइनल क्लैरिटी मिल जाए, देश का इन्वेस्टर या विदेश का इन्वेस्टर, कि मुझे एक फाइनल क्लैरिटी मिल जाए पॉलिसी, रेगुलेशन और टैक्स के मोर्चे पर, वो मिल गई है क्या? और अब वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले लेगा या इंतजार करेगा? ये डायरेक्शन सही है। अब देखिए इसके काफी डिटेल्स, जैसे एक बहुत उन्होंने अहम अनाउंसमेंट की है कि प्री पॉलिसी होगा, प्रायर परमिशन नहीं होगा। इंडिया में जो इंडिया का करप्शन इंडेक्स इतना हाई है वो इसीलिए है कि हर चीज के लिए आपको प्रायर परमिशन चाहिए, और प्रायर परमिशन के लिए आपको सरकार के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या होता है। और कई बार तो फिर लोग कहते हैं कि जो केस बाय केस परमिशन होता है, इंडिया में कई बार सूटकेस बाय सूटकेस परमिशन हो जाता है। तो ये सब हटा के प्रायर पॉलिसी हो जाए, लोगों को क्लैरिटी चाहिए, भाई आपके देश में ये अलाउड है या नहीं है, हमको बताओ। अगर नहीं अलाउड है तो हमको नहीं करना, ये अलाउड है ठीक है, हम आएंगे वहां काम करेंगे, कितना टैक्स लगेगा, सिंपल रेजीम बनाइए, वो उतना टैक्स भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट में पास ऑन हो जाएगा। और अगर नई इकोनॉमिक है तो हम किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, पर इकोनॉमिक सर्वे भी रिकॉग्नाइज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में इतने जल्दी ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि ये काफी वर्क इन प्रोग्रेस है। इन्वेस्टमेंट अगर आएगा अगले 6 महीनों में आएगा, उसका फ्रूइशन होते होते 2 साल और लग जाएंगे। इसलिए रेलवे को उन्होंने मेन ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बनाया है इस साल में। जी, जिस एक बात पर बजट में जाहिर है कि वो बात नहीं हो सकती थी, लेकिन चूंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्रोथ के चक्कर को चलाने का काम अपने ऊपर ले लिया है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात, बैंडविड्थ की बात, मैन पावर के कॉम्पिटेंस की बात, ब्यूरोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं ये सवाल कर रहा हूं कि वो एक चैलेंज अभी भी ऐसा लगता है कि इस सरकार को फेस करना पड़ रहा है, और इसलिए लोग सवाल उठाते हैं कि बहुत अच्छी बातें हो गई लेकिन एग्जीक्यूशन का क्या? ये भी पुराना सवाल है। देखिए एग्जीक्यूशन भी जो होता है वो ये पहली बार एक्नॉलेज किया है। देखिए पिछले जो 2014-15 का चिदम्बरम साहब का बजट था, उसमें कहा 6,50,000 करोड़ रुपया, मुझे फिगर भी याद है, कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स को हम किक स्टार्ट करेंगे, और आपने रेवेन्यू इंक्रीज अज्यूम कर ली। अब जैसे कि पावर प्रोजेक्ट को आप किक स्टार्ट करोगे तो पावर प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड 5 साल होता है, आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि उसकी रेवेन्यूज आ जाएंगी? तो उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि ये सब फाइनेंशियल जगलरी है, ये फिस्कल डेफिसिट छुपाने वाली बात है। इस बार कैंडिड एडमिशन है कि शॉर्ट टर्म में ये चेंज नहीं होने वाला है, तो रेलवेज एक 2 साल रेलवेज ही चलाएंगी ग्रोथ। आज जो आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए हैं, जो एक ओवरऑल शिफ्ट आ रहा है पॉपुलिज्म से हार्ड इकोनॉमिक्स की तरफ, तो उसके बेसिस पे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगले 6-8 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा इन्वेस्टमेंट आने में, प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई होने में। क्योंकि इस बार हम हॉट इन्वेस्टमेंट्स नहीं मंगा रहे। ये नहीं कि आप इंडियन कंपनी के शेयर खरीदते जाइए, इंडियन स्टॉक मार्केट आड़ा टेढ़ा हो जाए और ग्राउंड में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब मेक इन इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं तो जेस्टेशन पीरियड होगा उसका, तो वो उसमें तो समय लगेगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट होते होते साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, वर्क कल्चर चेंज होने में साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो इस किस्म से बिल्कुल, अगर आपने एक बार कार्यक्रम शुरू तो किया, शुरू करके उसके एक अपना टाइमलाइन होता है, तो आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं तब तक हमारे पास एक और ड्राइवर है जिसका हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, और वो रेलवेज है, उसमें भी आप पीपीपी का स्कोप बना रहे हैं, उसमें भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्कोप बना रहे हैं। तो इस किस्म के हमको वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। अगले 12 महीने में हम क्या करेंगे, अगले 24 महीने में क्या करेंगे, अगले 36 महीने में क्या करेंगे, और उसको आज से प्लान करके आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। एक बात, ब्लैक मनी चूंकि बहुत कंट्रोवर्सी वाला एक मुद्दा रही है, ब्लैक मनी पर बहुत सारी बातें आज वित्त मंत्री ने कही हैं, लेकिन एक क्रिटिक हम लोगों को यह भी मिलता है कि ये सब बातें हैं, स्लोगन है, और ब्लैक मनी के इशू को एक्चुअल अटैक करने का इसमें बहुत कन्विक्शन नहीं दिखता उन लोगों को। भाई देखिए, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक कानून बना रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट। आज सबसे, मैं तो ये पहले बार भी जब ये स्विस और बाहर के पैसे लाने की बात हुई थी, ठीक है, उसके लिए तो कानून में चेंजेस आए हैं, वो तो फाइनेंस बिल में चेंजेस आए हैं, वो
उसके बेसिस पे अगर अनअकाउंटेड बाहर की प्रॉपर्टी हो तो आप इक्विवेलेंट इंडियन प्रॉपर्टी सीज कर सकते हो। ये एक सेंसिबल मेजर है। आप और कुछ उससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। ग्लोबली लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। अमेरिका जैसा देश ज्यादा कुछ नहीं कर पाया है, और हमारे देश में तो उसका शोर इतना मचता है कि मीडिया को यह रहता है कि हमको पहले नाम बताओ, भले पैसा आए ना आए। इंग्लैंड में उन्होंने कहा नाम वाम की जरूरत नहीं, पहले पैसा निकाल लो। तो कई लोगों से उन्होंने पैसा निकलवा लिया। अब हमारे देश का कल्चर अलग है, तो ठीक है, जो हमारा कल्चर है उसमें रहेंगे। जो एक्नॉलेजमेंट आज है कि जो बाहर धन है उससे 10 गुना ज्यादा तो अपने देश में ब्लैक मनी है, अब वो प्रॉपर्टी में जाता है। इसलिए आज रियल एस्टेट इंडिया की प्राइसिंग जो है कंप्लीटली डिस्प्रोपोर्शनेट है इनकम स्ट्रीम से, वरना इतनी होनी नहीं चाहिए। तो उसमें अगर बेनामी लॉ आ जाए तो उससे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, ईज ऑफ गवर्नेंस। अगर ब्लैक मनी बनाने की जरूरत ही नहीं हो, 25% टैक्स है, कौन चोरी करेगा उसमें, अगर सिंपल सादा कानून बन जाए तो। क्योंकि आज जो ब्लैक मनी जनरेट होता है वो पूरा रियल एस्टेट में ही घूमता है, वहीं पैसा बनाया जाता है, वहीं होता है। और दूसरा इसका प्रॉब्लम यह है कि स्टेट्स में बहुत बड़ा जो प्रॉपर्टी लॉज हैं लोकल स्टेट्स के, उसका बहुत योगदान है ब्लैक मनी जनरेट करने में। और तीसरा है इलेक्टोरल फंडिंग। तो ये इश्यूज बजट के कहीं बाहर है और बजट से कहीं बड़े हैं। तो बजट में तो जहां तक वो उन्होंने कहा कि बेनामी प्रॉपर्टी लॉ पे कानून बना देंगे। दूसरा, ईज ऑफ गवर्नेंस बढ़ा देंगे तो ब्लैक मनी का जनरेशन कम हो जाएगा। तीसरा, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रायर पॉलिसी, प्रायर परमिशन की जगह आ जाएगी, तो उससे ब्लैक मनी का जनरेशन कम हो जाएगा। चौथा, आपका रियल एस्टेट का ब्लैक मनी हो, उसके लिए बेनामी लॉ ला रहे हैं। इससे ज्यादा भी बड़े हमको इश्यूज एड्रेस करने हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के, उसके बिना ब्लैक मनी का जनरेशन कम नहीं होगा। जब तक हर पॉलिटिकल पार्टी 10,000, 12,000, 15,000 करोड़ इलेक्शन पे खर्चा करेगी और उसका लार्ज पार्ट कैश में आएगा, तो वो कहीं ना कहीं से तो कैश आएगा। फिर वो कहीं ना कहीं, यानी अब डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं हो सकते कि आप लोगों से कैश लो इलेक्शन लड़ने के लिए और कहो ब्लैक मनी मत जनरेट करो। वो एक लार्जर इशू है, उसको अलग से एड्रेस करना ही पड़ेगा। एक बात और जो आज यहाँ हम लोग कर रहे थे वो ये था कि ये सरकार इस मामले में तो थॉट प्रोसेस तो इसका बड़ा क्लियर है कि क्या करने की जरूरत है। अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन पॉलिटिकली एक सेंसिटिव लफ्ज है जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो सरकार इस बात को जानती है और उसको सोचते हुए थोड़ा ग्रेजुअलिज्म का सहारा ले रही है। आर्गुमेंट ये है कि अगर राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी देश के लिए बिल्कुल ठीक है तो उसमें डर की क्या बात है, बेधड़क लागू करें, क्योंकि अभी आपका पॉलिटिकल कैपिटल इतना बड़ा है, इतना हाई है कि आपकी सारी बात को लोग मानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो थोड़ी जो हिचक है कि करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, कर रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को कि कन्विक्शन कितना है। देखिए, बिल्कुल ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज है। मैं पॉलिटिशियन तो हूं नहीं और मेरे को पॉलिटिक्स समझती नहीं है, पर मुझे ये लगता है कि एक जो जनादेश मिला है इस सरकार को, ये जो इनका हेजिटेशन है। आज भी देखिए, पहला ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म यही था ये प्रो पुअर नहीं है। आज गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और रोटी कपड़ा मकान पैसों से आता है, ना कि बड़ी बड़ी बातों से। सरकार को अगर टैक्स जनरेट करना है तो टैक्स आएगा किसी की आमदनी से। तो अगर कोई पैसा नहीं कमाएगा तो आपके पास टैक्स नहीं आने वाला। तो ये बड़ी बड़ी जो सोशलिज्म की बातें हैं, इनसे पैसा नहीं आता। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपको इंडस्ट्री को एनकरेज करना है, कॉरपोरेट सेक्टर को एनकरेज करना है। अगर इनकरेज नहीं करेंगे, अब ये कहने में अब लोग झिझकते हैं क्योंकि जब खुद ऑपोजिशन में रहते हैं तो खुद सब लोग वही बातें करते हैं। और दूसरा, इंडिया में कुछ अपना साइकी भी ऐसा है कि हम एक तो मैं खुद कहता हूं, मैं इंडियन हूं, हम लोगों के कल्चर में हिपोक्रेसी बनी हुई है। आप आज यूरोप में देख लीजिए क्या हाल है। यूरोप में आज जबरदस्ती जर्मनी ने जो आज कंट्रोल कर रही है वर्चुअली यूरोप की इकोनॉमी, सबके ऊपर दबा के इन्फोर्स किया है एक ऑस्टेरिटी। मैं स्पेन में था, मैंने वहां देखा, वहां के भी ऑपोजिशन लीडर आए
और उन्होंने ये कहा कि इस प्रेसिडेंट का हटा दो, हम आके सबको नौकरियां दे देंगे, ये सब ऑस्टेरिटी हटा देंगे। मैं सुन रहा था उनकी स्पीच स्पेनिश में, उसका ट्रांसलेशन आ रहा था कि कहीं से तो बताएंगे कि भाई ये सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा। वो कुछ नहीं कहा उन्होंने ये कहा नहीं ये सब ऐसे है, ये गलत है, ये सब लोगों की पेंशन कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। तो इस किस्म की बात हमारे देश में नहीं, सब देशों में चल रही है। आज ग्रीस में आप देख लीजिए ऑस्टेरिटी के खिलाफ कितना मूवमेंट है। अब वहां गवर्नमेंट्स ने पॉपुलिस्ट हो के रिलैक्स कर करके रिटायरमेंट एज कम कर दी, पेंशन्स बढ़ा दिए, हफ्ते में 4 दिन काम करो कर दिया। अब आज उनका ये हाल हो गया कि सबके ठन ठन गोपाल होकर बैठे हुए हैं सब, और सब दो तीन देशों के कंधे पे पूरा यूरोप खड़ा हुआ है। अब वो देश कह रहे हैं कि तुम लाइन पे आ जाओ, तो ये कह रहे हैं हम लाइन पे कैसे आए, वो भी क्योंकि एंटी पॉपुलिस्ट है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है कि करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ। वहां भी हो रहा है सब ऑस्टेरिटी, पर पॉलिटिशियंस कह रहे हैं नहीं हम नहीं कर रहे। तो वो कुछ अपने देश में भी हो रहा है, पर मैं नहीं मानता। मेरे हिसाब से तो, मेरे को पॉलिटिक्स तो समझती नहीं, पर अगर ये खुल के कहें कि देखो हमको जो देश के भला में है वो कहना है। मुझे याद है मोदी साहब ने बहुत अहम बात की थी जब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे कि अगले 3 साल हो सकता है मैं अनपॉपुलर भी हो जाऊं, क्योंकि मेरे को देश को शायद कड़वी दवाई भी खिलानी पड़े। तो आज वो सर यही एग्जैक्ट बात यही है, यही एग्जैक्टली बात यही है कि जब उन्होंने कहा था कि अनपॉपुलर भी हो सकता हूं, कड़वी दवाई पिलानी है, तो हमको ये लगता है कि मोदी जी जैसे क्लैरिटी वाले शख्स को ये जो दिल्ली के चुनाव के कारण, हालांकि मैं आपको कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं, आपने 2 बार कहा कि आपको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती। मैं ये समझता हूं कि आप बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी का टाइम विंडो जो था ये सबसे बढ़िया था। इसके बाद एक चुनाव, दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव लगा हुआ रहेगा। तो जो सरकारी खर्चों में कटौती का मसला, पॉलिटिकल रिफॉर्म का मसला, सब्सिडी रिफॉर्म का मसला, लैंड और लेबर लॉ पर बिल्कुल हिम्मत के साथ जो करने की जरूरत है वो करने का मसला, तो क्या दिल्ली चुनाव का असर ये हो गया कि ज्यादा बिग और बोल्ड रिफॉर्म करने के बजाय थोड़ा सा पॉपुलर सेंटिमेंट को, खास करके किसान और गरीब, इसका ध्यान रखते हुए आज का पूरा नैरेटिव उन्होंने यही सोचा कि गरीबों का बजट कहलवाना है मुझे, आज तो गरीबों की ही हेडलाइन चाहिए। इसमें मुझे निराशा है। देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है कि नैरेटिव जो है और बजट के अगर आप डिटेल जो पढ़ें उसमें फर्क है। गरीबों का बजट, मैं उस बजट को मानता हूं जो इंडिया में सोशल सिक्योरिटी का नेट पहले बिछाए और फिर लेबर रिफॉर्म लाए। आप लेबर रिफॉर्म पहले लाएंगे और सोशल सिक्योरिटी का नेट बाद में बिछाएंगे तो उसमें डिस्कंटेंट होगा। तो इस बजट ने काम तो शुरू किया, तो ये पर खुल के उन्होंने नहीं कहा। एक जगह कहा है उन्होंने बजट स्पीच में कि अपने रिफॉर्म्स का जो लिस्ट दिया है उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में, एक बॉक्स बना के दिया है, उसमें एक बहुत अहम चेंज है, प्रेसिडेंशियल एसेंट दिया है, यानी केंद्रीय सरकार का ही कंसेंट होता है वो। राजस्थान में जो कानून में फेरबदल हुआ है लेबर लॉ में, उसको यूनियन गवर्नमेंट ने एसेंट दिया है और ये मेजर स्टेप्स ऑफ द करंट गवर्नमेंट करके दिखाया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो वहां ये नैरेटिव है कि हम लेबर रिफॉर्म को एड्रेस करने को राजी हैं। पर बजट स्पीच में आज जेटली जी ने नहीं कहा। अब क्यों नहीं कहा, ये कल जैसे मोदी साहब की भी मैं स्पीच सुन रहा था, तो जैसे उन्होंने मजाक किया वो मनरेगा को लेके, मनरेगा ने लीकेज बहुत रहा है मनरेगा में, पर उसमें फायदा भी बहुत हुआ है मनरेगा को। उसको टाइटन करके आज 5,000 करोड़ और डालें उसमें, उसको टाइटन करके फायदा आ जाएगा। तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक होता है, पर बजट का अगर आप नैरेटिव पढ़ेंगे अगर बजट की डिटेल्स में, तो काफी शिफ्ट है पॉपुलिज्म से। अब हम हमेशा कह सकते हैं, हम जैसे जिनको पॉलिटिक्स नहीं समझता कहते हैं बहुत कम है और करना चाहिए था, खुल के करना चाहिए था, फॉरेन इन्वेस्टर्स और खुश हो जाते, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स खुश हो जाते। जो पॉलिटिशियंस है वो कहते हैं क्या कर रहा है ये, मरने वाला है, अगले बार देखना इनका क्या हाल होगा। तो समवेयर इन बिटवीन पॉलिटिशियंस को फाइट करना पड़ता है। जी जी सालवे साहब, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे, वो ये है जो बिल्कुल बजट से थोड़ा जुड़ा है थोड़ा जुड़ा नहीं है, वो ये कि कोल ऑक्शन हमने देख लिया, अब सामने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है। विवाद था क्रोनी कैपिटलिज्म का, विवाद ये था कि आपने सस्ते में दे दिया, अब ज्यादा महंगा में अगर हम बेच के अपने लिए रेवेन्यू तो जुटा लेंगे, लेकिन फिर उस चीज की, उस सर्विस की कॉस्ट क्या होने जा रही है, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट कंज्यूमर को क्या होने जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल
कि क्या अब ये पैसे इतने आ जाएंगे कि बैंकों की खराब बैलेंस शीट्स ठीक हो जाएं, बैंकों के पास पैसा आ जाए और वो नए इन्वेस्टमेंट के लिए फंडिंग शुरू करना शुरू कर दें? क्योंकि ये विशियस साइकिल तोड़ना जरूरी है, ये सरकार को भी मालूम है। क्या तोड़ने का सारा कदम उठा लिया गया है? देखिए, ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। ये जो बजट का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है और वो देश में पॉलिटिकल शिफ्ट आया, और मेरे हिसाब से हमको हिम्मत करके ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडल हमने आज तक फॉलो किया है वो फेल हो चुका है। 100 में से 38 पैसे यूनियन के पास है, 62 पैसे स्टेट्स के पास हैं। आज कभी देश के हमारे इतिहास में ये बैलेंस नहीं हुआ। आज स्टेट्स यूनियन को लीड करेगा डेवलपमेंट में। जितना कोल का पैसा आया है स्टेट्स को जाएगा, वरना इसके डिस्टॉर्शंस देखिए कितना हो रहा था। जो वो बिरला का जो केस है, मैंने वो स्टडी किया था, उसको एलिगेशंस को एक तरफ कर दीजिए, मनमोहन सिंह साहब ने उनको दिया था, वो मेरे हिसाब से वो केस बोगस है, पर वो उसको एक तरफ छोड़ दीजिए। हो क्या रहा था वहां? आपने उड़ीसा की कोल माइन दे दी तमिलनाडु को, एक पावर प्लांट को सस्ते में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट किया कि आप मेरे स्टेट के एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर को अगर ये कोल माइन सस्ते में देंगे तो वो मेरे स्टेट में 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा या 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा कोल माइन, अपना एल्यूमिनियम प्लांट में 30,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा कोल माइन में। मेरे स्टेट में वो 10,000 नौकरियां, 20,000 नौकरियां, 50,000 नौकरियां बढ़ाएगा, VAT देगा, एक्साइज ड्यूटी का शेयर मिलेगा। अगर आप ये कोल माइन कॉस्ट बेसिस पे तमिलनाडु के पावर प्लांट को दे रहे हैं, वो मेरा कोल उठा के ले जाएंगे, तमिलनाडु में सस्ते में बिजली बनाएंगे। ये एक बड़ा फिस्कल डिस्टॉर्शन स्टेट्स का हो रहा था। आज आपने जो ऑक्शन में एक फेडरल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, वो फेडरल ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसोर्स की प्राइस लगाई है। अब बिजली अगर महंगी होगी, उसका पैसा गया है स्टेट के पास, स्टेट को चाहिए तो उस पैसे में से फंड कर दे बिजली को और सब्सिडी दे दे जी, वो पैसा वापस लगा दे जो कोल पे एक्स्ट्रा आया है। स्टेट को चॉइस है आज कि बिजली वो कैसा दे। और दूसरा, हमारे देश में ये जो मुफ्तखोरी की हम लोगों को आदत है ना, हर चीज फ्री में, हर चीज फ्री में, बिजली फ्री में, पानी फ्री में, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं चलता। देखिए, आज ये ग्लोबल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोलियम ग्लोबल रिसोर्स है, कोल ग्लोबल रिसोर्स है, बॉक्साइट ग्लोबल रिसोर्स। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? आयन और ग्लोबल रिसोर्स है। आप ग्लोबली इसको आप ऑक्शन करिए और जिसको आना है वो ग्लोबल उस पे करेगा। अगर प्राइसेस बढ़ेंगी पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी तो लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आपकी बात का बिल्कुल जो एक मूल कंक्लूजन है वो यही है कि एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट आ रहा है। हिपोक्रेसी से निकलने की जरूरत है और पुराने माइंडसेट को तोड़ करके अगर देखा जाए तो ये बजट, आपने बहुत करेक्ट एक्सप्रेशन दिया है कि शायद पाथ ब्रेकिंग आज ना कहें, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस बजट है और सही डायरेक्शन में है। ये पहला बजट, इसका एक पाथ ब्रेकिंग है, ये पहला फेडरल इंडिया का बजट है। पहला फेडरल इंडिया का बजट है, जो स्पिरिट हमारी इंडियन पॉलिटी में लाना बहुत जरूरी है। सालवे साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार।